नाजरीन, 77 साला लैला खालिद इस वक्त ओमान में मुकीम हैं। उनकी शादी फयाज राशिद हिलाल से हुई है। उनके 2 बच्चे बदर और बशर हैं। उन्हें देखकर अब कोई ये नहीं कह सकता कि चेक कफाया पहने, हाथों में AK-47 लिए ये खातून किसी जमाने में फलस्तीनी जदोजहद की सबसे अहम किरदार थी। ये दास्तान हाथ में अंगूठी के नगीने की जगह गोली पहने हुए फलस्तीन की आजादी की जद्दोजहद की उस बाहिम्मत खातून की है जिसने इस्राएली जहाज हाईजैक करने के लिए 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। नाजरीन, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम हाईजैकिंग है, जिसमें किसी भी मुल्क के जहाज को फिजा में ही अगवा करके अपने मुतालबात मनवाए जाते हैं। हाईजैकिंग जैसे खतरनाक तरीन काम में पहले तो किसी खातून का मुलविस होना ही इंतहाई हैरत अंगेज बात है, और वो भी महज 25 साला नौजवान लड़की। नाजरीन, ऐसा महज फर्जी फिल्मों में दिखाया जाता है, मगर इस खातून ने हकीकी जिंदगी में ऐसा कई बार किया और दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, ये 29 अगस्त सन 1969 की बात है। सफेद लिबास में मलबूस और सन हैट और सन ग्लासेस पहने हुए एक 25 साला खातून रोम, इटली के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतजिर थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। हॉलीवुड अदाकारा ऑड्री हेप की तरह नजर आने वाली ये खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट की इंतजारगाह यानी वेटिंग लाउंज में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं जानती। सलीम ईसावी दर हकीकत फलस्तीन की आजादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन था, जबकि इस नौजवान खातून का नाम लैला खालिद था। लैला खालिद बैरूत से प्रवास करके रूम तक तन्हा पहुंची थी। लैला और उनके साथी ईसावी ने दानिस्ता तौर पर फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थीं ताकि उन्हें तैयारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। नाजरीन, लैला खालिद सन 1973 में शाये होने वाली अपनी सवाने उमरी माय पीपल शैल लिव में लिखती हैं, चूंकि मैं और ईसावी अलग अलग बैठे थे, इसलिए वेटिंग लाउंज में मौजूद शिकागो में रहने वाला एक यूनानी अमरीकी मुसाफिर मुझ में ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था। उसने मुझे बताया कि वो 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अपनी वालदा से मिलने के लिए अपने घर यूनान जा रहा था। एक बार तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं उससे कहूं कि वो ये तैयारा छोड़कर किसी दूसरे तैयारे में सफर कर ले, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। तैयारे के अंदर लैला खालिद और सलीम की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और ईसावी को बियर पेश की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है और उनके पेट में दर्द है, लिहाजा उन्हें एक इजाफी कंबल दे दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया, लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिया ताकि बवक्त जरूरत उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। नाजरीन, शूट द विमेन फर्स्ट की मुसन्निफा एलियन मैकडोनाल्ड को दिए गए एक इंटरव्यू में लैला खालिद ने बताया था, जैसे ही तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए। उनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। उसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और मेरी कमर में फंसी पिस्तौल मेरी पतलून के अंदर से फिसल कर तैयारे के फर्श पर जा गिरी। मैंने और ईसावी ने चीख कर कहा कि तमाम लोग फर्स्ट क्लास में मौजूद अमले के अरकान और बाकी सारे लोग तैयारे के अकबी दरवाजे की तरफ चले जाएं, यानी तमाम अफराद इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। इस हाईजैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करने का किरदार दिया गया था। इब्तदा में लैला खालिद ने पायलट से तैयारे को इसराइल के लोद एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गोरियन एयरपोर्ट कहा जाता है। जैसे ही तैयारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फौज के 3 मिराज तैयारे परवाज करने लगे। जंगी तैयारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली फिजाइया उनके तैयारे को मार गिराएगी। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 के बजाय PFLP यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हिदायत मानने से इनकार किया, लेकिन जब लैला ने उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हिदायत पर अमल करना शुरू कर दिया।
लोद एयरपोर्ट की तरफ जाने का हुक्म सिर्फ इसराइलियों को चकमा देने के लिए था। जहाज लोद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा। नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निमटने के लिए खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को तैयारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उसे उनकी यानी लैला खालिद की जाए पैदाइश हीफा के ऊपर से ले जाए। बाद में लैला खालिद ने अपनी सवाने उमरी में लिखा, जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूं। मेरे दिल में ये हुक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फुफ्फियों और वहां मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूं कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम खीफा के ऊपर से गुजर रहे थे तो लैला के चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ने तैयारे के कॉकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और तैयारे को उड़ा दिया। उनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो रागिब करने का यह सबसे मौसर तरीका था। नाजरीन, लैला खालिद को अक्सर तारीख की पहली खातून हाईजैकर के नाम से पुकारा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वाक़े से 3 साल कबल 1966 में एक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयारे को हाईजैक करके उसे फाक लैंड ले जाने वाली भी यही खातून थी। एलियन मैकडोनल्ड अपनी किताब शूट द विमेन फर्स्ट में लिखती हैं, PFLP की क़यादत इस हाईजैकिंग की तशहीर से बहुत खुश थी। उन्होंने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के दौरे पर अपनी स्टार कामरेड लैला खालिद को भेजा। वो जानते थे कि इसराइली लैला खालिद को अगवा करने और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अरब ममालिक के दौरे पर भेजा गया। लेकिन उनके आसपास मुहाफिजों का एक हिफाजती पैरा था। लैला खालिद अरब दुनिया की हीरोइन बन चुकी थी। नाजरीन, उसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आंखों और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी शक्ल सूरत बदली जा सके और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सकें। सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लेबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को जर्मनी के स्टटगार्ट में उन्होंने पीट्रिक आर्गेलियो से मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में उनके हमरा जाने वाले थे। ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों स्टटगार्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टर्डम गए थे। पीट्रिक अमेरिका में पैदा हुए थे। एम्स्टर्डम में ये दोनों इसराइली एयरलाइंस की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। सारा ओरंग अपनी किताब लैला खालिद आइकन ऑफ पैलेस्टाइन लिबरेशन में लिखती हैं कि जब ये दोनों तैयारे में सवार हुए तो उन्हें मालूम नहीं था कि उनके 2 साथी जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, उन्हें इसराइली एयरलाइन के अमले ने नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। हाईजैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए यह फैसला किया गया था कि उस परवाज के अगवा में 2 से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, क्योंकि उस तैयारे में मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। इस बार लैला खालिद और उनके साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। लैला खालिद ने बताया कि आर्गेलियो को पता था कि उसे क्या करना है और मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। हमारे पास अपने हथियार थे। मेरे पास 2 दस्ती बम थे। पीट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। मैंने बहुत छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। मैंने स्कर्ट के अंदर सारे नक्शे छुपा रखे थे। जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। डेविड रा ने अपनी किताब टेरर इन ब्लैक सितंबर में लिखते हैं कि लैला खालिद ने अपनी खुसूसी तौर पर तैयार करदा ब्रा से दोनों दस्ती बम निकाले ही थे कि तैयारे में सवार गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। पीट्रिक ने जवाबी फायरिंग की। उस दौरान पीट्रिक को गोली भी लगी। लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला कर दिया। लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बहुत सी पसलियां टूट गईं। उसी दौरान होशियार पायलट ने अचानक तैयारे को नीचे की जानिब मोड़ दिया, जिसकी वजह से लैला खालिद अपना तवाजन खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुसाफिरों पर उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। तैयारा नुमाया तौर पर नीचे आ गया, जिससे यह इम्कान भी खत्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो भी कैबिन में डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा।
لیلا خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرینیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ میں نے ان کو منتبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگیلیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغیں۔ زخمی مارشل کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ راب اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ آرگیلیو پر گولی چلانے والا مارشل طیارے کے ہیچ سے اتار کر ایک دوسرے طیارے میں سوار کیا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیلیو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائیوں کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، پیٹرک آرگیلیو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلا خالد اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہونٹوں کو چوما اور پھر میں رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ لیلا خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ پریو نے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی۔ لیلا کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا۔ کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی رہیں۔ لیلا نے پڑھنے کے لیے کچھ مواد طلب کیا۔ جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئیں اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے۔ لیلا کو نہانے کے لیے اسٹیشن چیف کا باتھ روم دیا گیا۔ ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے۔ جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلا نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں ماروں گی، مجھے ابھی اور بھی بہت سی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ جب لیلا خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی اونچی منزل پر لے جایا گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں۔ انہیں روزانہ 6 روتھ مین سگریٹ پینے کی اجازت تھی۔ متعدد بار پولیس اہلکاروں نے انہیں 6 سے زیادہ سگریٹ بھی فراہم کیے۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریو نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ سوئس ایئر، TWA، پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں۔ پریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر لائن کا طیارہ اغوا کیا گیا تھا۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخر کار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا۔ ناظرین، ہائی جیکنگ کے ان تمام واقعات کے بعد ایک مرتبہ لیلا خالد سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس پر آپ کو افسوس ہے؟ لیلا نے جواب دیا، کس بات کا افسوس؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر پوچھا گیا، آپ کی وجہ سے جہازوں میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور طیارے کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا۔ لیلا خالد نے جواب دیا، میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔
नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।